नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट के नए मानक लागू। एआई सुलभता पर भारत की पहल, विश्व को दिशा देने की तैयारी। रेलवे बोर्ड का एक अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के सहायक का नाम अब रियायती टिकट पर बदलेगा। सुनेंगे यूपी बजट पर एक रिपोर्ट, दिव्यांगजन और वृद्धजनों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी। भारत में आ गई दिव्यांगता और समावेशन पर पत्रकारिता फेलोशिप। सुनेंगे डिटेल्स द जर्नलिज्म फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में। दिव्यांग तैराक श्री लोहिया ने न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से दिल्ली में की भेंट। गाजीपुर में रहस्यमयी बीमारी से दर्जनों बच्चे प्रभावित, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार। जौनपुर में घटी दिल दहला देने वाली घटना, दिव्यांग कोटा पाने के लिए युवक ने खुद काटा पैर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू का दिव्यांग युवक मुंबई में हुआ लापता, 31 दिनों में पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया घर। कटिहार में दिव्यांग दुल्हन की दहेज के लिए हत्या, ससुर गिरफ्तार। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, शो की पहली खबर सुनते हैं भारत में दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट के नए मानकों के बारे में, यानी कि लिफ्ट संचालन से जुड़ी नई गाइडलाइंस। दोस्तों, भारत सरकार ने लिफ्ट संचालन और डिजाइन के लिए नए मानक जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए इमारतों को सुलभ बनाना है। इन मानकों के अनुसार अब सभी नई इमारतों में ऐसी लिफ्ट्स लगानी होंगी जिनमें व्हील चेयर के लिए पर्याप्त जगह हो। दरवाजे चौड़े होंगे ताकि आसानी से प्रवेश किया जा सके। बटन पर ब्रेल और टैक्टाइल निशान होंगे, साथ ही ऑडियो और विजुअल अलर्ट भी अनिवार्य होंगे। इमरजेंसी की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए प्रवेश प्रावधान किए गए हैं। ये पहल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है कि सार्वजनिक और निजी इमारतें सभी नागरिकों के लिए सुलभ हों। दोस्तों, ये पहल 2015 से शुरू की गई है। देश भर में लगभग 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगजन रहते हैं। उनके लिए ये कदम रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकता है। नए नियमों के तहत लिफ्ट में व्हील चेयर के लिए पर्याप्त जगह, चौड़े दरवाजे, टैक्टाइल यानी कि स्पर्श संवेदनशील बटन और बेहतर इमरजेंसी सिस्टम शामिल किए जाएंगे। मकसद है दिव्यांगजन इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सके। दोस्तों, सुनते हैं एआई सुलभता के बारे में एक खबर। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को लेकर एक अहम बहस शुरू हो गई है। आने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ये मुद्दा केंद्र में रहेगा कि एआई को कैसे सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। इसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट मानक तय किए जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई तकनीक का लाभ तभी व्यापक होगा जब इसे दिव्यांगजन, ग्रामीण समुदायों और विभिन्न भाषाई समूहों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भारत को न केवल अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा, बल्कि दुनिया के सामने एक मॉडल पेश करना होगा। लेख में ये भी जोर दिया गया है कि एआई के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश तय करना जरूरी है। इससे कंपनीज और डेवलपर्स ये समझ पाएंगे कि तकनीक को किस तरह सुरक्षित, पारदर्शी और सबके लिए उपयोगी बनाया जाए। भारत की भूमिका यहाँ अहम है, क्योंकि देश में एआई का तेजी से विकास हो रहा है और सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत
हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही ये चर्चा भी है कि अगर भारत अपने मानक और परिभाषाएं स्पष्ट करता है तो अन्य देशों के लिए भी ये मार्गदर्शक बन सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर एआई को अपनाने में समानता और भरोसा बढ़ेगा। इस तरह आने वाला एआई शिखर सम्मेलन यानी कि समिट केवल तकनीकी प्रगति का मंच नहीं होगा, ये तय भी करेगा कि भविष्य की एआई की दुनिया कितनी समावेशी और सुलभ होगी। दोस्तों, ये है इंडियन रेलवेज की तरफ से एक अपडेट। रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए रियायती टिकटों पर उनके सहायक का नाम बदलने की सुविधा का प्रावधान किया है। दोस्तों, पहले ये सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिससे दिव्यांगों को यात्रा में असुविधा होती थी। रेलवे बोर्ड के निदेशक श्री संजय मनोचा ने इस संबंध में सभी जनों को आदेश जारी किया है कि ये निर्णय दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे कि उनकी यात्राएं अधिक सुगम हो सके। ट्रेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के सहायक अगर किसी कारण यात्रा नहीं कर पाते तो उनके बदले दूसरे सहायक जा सकेंगे। रेलवे यात्रियों को नाम बदलने की सुविधा दी गई है, पर पहले रियायती टिकट पर यह सुविधा नहीं दी जाती थी। टिकट बुक हो जाने के बाद अगर सहायक साथ नहीं जा सकता तो दूसरे को साथ ले जाने की अनुमति पहले नहीं मिलती थी। इससे दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती थी, लेकिन अब दिव्यांगों को जारी होने वाले रियायती टिकट में भी नाम बदलने की सुविधा दी जा रही है, जिससे कि रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन द्वितीय संजय मनोचा ने सभी जोन्स को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड से जारी पत्र में कहा गया है कि रेलवे यात्री नाम परिवर्तन नियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के सहायक या परिचारक को उनके द्वारा बुक किए गए रियायती टिकट के नाम पर परिवर्तन करने की सुविधा दी जाती है। इसमें शर्त होगी कि नाम परिवर्तन में किसी भी प्रकार की धन वापसी या किराए के अंतर का भुगतान शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की है कि वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन अब 500 रुपए से बढ़ा दी जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद लाभार्थियों को हर महीने अधिक राशि मिल पाएगी, जिससे कि उन्हें जीवन यापन में कुछ राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम समाज में कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। वर्तमान में राज्यों में लाखों लोग इन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बजट में इस बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशि मिल पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब सुनते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन यानी IFDI ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो फेलोशिप अनाउंस की है उसके बारे में। ये पत्रकारिता फेलोशिप है, यानी कि जर्नलिज्म फेलोशिप, जो पूरी तरह से दिव्यांगता और समावेशन पर केंद्रित है। इस फेलोशिप का उद्देश्य है पत्रकार और लेखक लंबी, गहन और खोजी रिपोर्टिंग कर पाएं, जहां दिव्यांगता को दया या चैरिटी की नजर से नहीं बल्कि अधिकार,
नीति, शासन और जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इस पहल के तहत 10 फेलो चुने जाएंगे। प्रत्येक फेलो 6 महीने तक गहन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए 2 लाख रुपए प्राप्त करेगा। आयोजकों का कहना है कि ये फेलोशिप उन आवाजों और कहानियों को सामने लाने का प्रयास है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। दोस्तों, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख है 15 फरवरी 2026। याद रहे, इसके पहले आपके आवेदन मिल जाने चाहिए। इच्छुक पत्रकार, रिपोर्टर और लेखक इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। लाभ उठाने के लिए IFDI की वेबसाइट पर आवेदन करें। वेबसाइट है ifdi.ngo/fellowship। दोस्तों, ये फेलोशिप भारत में दिव्यांगता और समावेशन पर गंभीर पत्रकारिता को नई दिशा देने की कोशिश में है, ताकि समाज में बराबरी और जवाबदेही की चर्चा और मजबूत हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। कोई इंटरव्यूज नहीं लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को पर्सनल, बेसिक प्रोफेशनल डिटेल्स भेजने होंगे। 2 वर्क सैंपल्स जैसे कि पब्लिश्ड स्टोरीज या उनके लिंक्स भेजने होंगे। एक CV जो ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस का हो सकता है और एक मोटिवेशन स्टेटमेंट जो कि 300 शब्दों का हो सकता है, ये भेजना होगा। साथ ही साथ 3 ओरिजिनल स्टोरी पिचेस जो कि 300 शब्दों तक हों, या फिर कम से कम किसी अनडिजर्व जियोग्राफी या कम्युनिटी के बारे में एक टेक्स्ट भेजना होगा। दोस्तों, याद रहे, एप्लीकेशन के लिए डेडलाइन है 15 फरवरी 2026 और हर साल केवल 10 लोगों को इसके लिए चुना जाता है। ये फेलोशिप 6 महीने की होती है और ये इंडियन नेशनल्स के लिए लिमिटेड है। अगर आप फ्रीलांस या स्टाफ जर्नलिस्ट हैं तो आप इसके लिए जरूर एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए कोई भी इंटरव्यूज नहीं लिए जाएंगे। लिखित एप्लीकेशंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन किए जाएंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित विक्रम अवॉर्डी एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया से एवं उनकी टीम से दिल्ली स्थित आवास पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तैराकी चुनौती के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इस बार भी टीम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएगी। तैराक श्री लोहिया अपनी टीम के साथ नई दिल्ली से न्यूजीलैंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से वे 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय 36 किलोमीटर लंबी कुक स्ट्रेट समुद्री तैराकी चुनौती में भाग लेंगे। टीम में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के एक अन्य दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल हैं। साथ ही श्री सद्दाम खान भी इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तैराकी अभियान का हिस्सा है। टीम के कोच श्री मुजीब द्वारा न्यूजीलैंड में प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तिरंगे के साथ पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने इससे पहले इंग्लिश चैनल जैसी अत्यंत कठिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तैराकी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर प्रदेश और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। श्री मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री लोहिया जैसे खिलाड़ी दिव्यांगजनों की असीम क्षमता और साहस और आत्मबल के प्रतीक है तथा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। इस जिले के कई गांवों में रहस्यमयी बीमारी ने दर्जनों बच्चों को जकड़ लिया है। रिपोर्ट की माने तो प्रभावित बच्चों में अचानक चलने फिरने में कठिनाई, हाथ पांव में कमजोरी और रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। परिवारों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये बीमारी तेजी से फैल रही है और अब तक दर्जनों बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। कई अभिभावक अपने बच्चों को नजदीकी अस्पतालों और निजी डॉक्टरों के पास ले गए हैं, लेकिन बीमारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। गांव के लोगों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि न तो पर्याप्त मेडिकल टीम भेजी गई है और न ही
ठोस जांच शुरू की गई है। स्थानीय परिवारों का डर है कि अगर समय रहते इलाज या जांच नहीं हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये बीमारी किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या या संक्रमण से जुड़ी हो सकती है, लेकिन बिना विस्तृत जांच के कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल जरूरत है राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग तुरंत मेडिकल कैंप लगाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भेजें और प्रभावित बच्चों का इलाज तुरंत शुरू करें। दोस्तों, गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है। ऐसे में ये बीमारी परिवारों के लिए भारी चिंता का कारण बन गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी ताकि बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हो सके और बीमारी का असली कारण सामने आ सके। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। इस जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने दिव्यांग कोटे का लाभ पाने के लिए खुद ही अपना एक पैर काट लिया है। घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, रिपोर्टों की माने तो युवक का उद्देश्य था सरकारी योजनाओं और आरक्षण में दिव्यांग कोटे का लाभ पाना। उसने ये कदम उठाने से पहले किसी को नहीं बताया। घटना के बाद स्थानीय लोग हैरान रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। साथ ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये घटना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे उसकी जान पर गंभीर संकट आ सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना दिव्यांग जनों के अधिकारों और योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी को भी उजागर करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती है कि सही जानकारी और मार्गदर्शन तक पहुंच अभी भी सीमित है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। फिलहाल युवक पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज जारी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं पलामू से। मुंबई के एक युवक और पलामू पुलिस की पहल पर लापता दिव्यांग युवक को 31 दिनों के बाद बरामद किया गया। पलामू के हरिहरगंज के डेमा के रहने वाले दिव्यांग युवक 21 दिसंबर 2025 को मुंबई में लापता हो गए थे। युवक मुंबई में अपने भाई के पास गए हुए थे और लापता हो गए। रिपोर्टों के अनुसार युवक मुंबई में काम की तलाश में गया था, लेकिन अचानक गायब हो गया। परिवारजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और लगातार चिंता में थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और खोजबीन शुरू की और हाल ही में 20 जनवरी को पलामू के हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार को नवी मुंबई के रहने वाले करण जोशी नामक एक व्यक्ति ने कॉल किया और बताया कि दिव्यांग युवक उनके पास है और वे अपना पता झारखंड के पलामू के हरिहरगंज का बता रहा है। पुलिस ने संबंधित दिव्यांग युवक का फोटो और वीडियो मंगवाया एवं हरिहरगंज के इलाके में पहचान की कोशिश शुरू की। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि दिव्यांग युवक थाना क्षेत्र के डेमा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद नवी मुंबई से दिव्यांग युवक को रिकवर किया गया। हरिगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि युवक का एक भाई मुंबई में रहता है। दिव्यांग युवक अपने भाई के पास ही गया हुआ था। इसी दौरान वो लापता हो गया था। पलामू पुलिस को मुंबई से कॉल आया था, जिसके बाद युवक को रिकवर किया गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं कटिहार से। कटिहार के बलिया बलौन में नुजहत खातून की शादी के 6 महीने बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिव्यांग नुजहत को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी मां ने पति, सौतन और ससुर सहित 13 लोगों पर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया और फॉरेंसिक टीम ने
साक्ष्य जुटाए हैं। रिपोर्टों के अनुसार विवाह के बाद से ही परिवार पर दहेज की मांग का दबाव था। पीड़िता के मायके वालों का कहना है कि बार बार अतिरिक्त पैसे और सामान की मांग की जा रही थी। जबकि मांग पूरी न होती थी तो दुल्हन को प्रताड़ित भी किया जाता था और अंततः उसकी हत्या ही कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ससुर को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अन्य परिजनों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ये घटना एक बार फिर दहेज की प्रथा की भयावहता को उजागर कर रही है। खासकर दिव्यांग महिलाओं के लिए ये दोहरी मार है। जहां उन्हें पहले से ही सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहीं विवाह के बाद दहेज जैसी कुप्रथा उनकी जिंदगी को और असुरक्षित बना देती है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। वहीं महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि दहेज विरोधी कानूनों के सख्त पालन और सामाजिक जागरूकता की अभी भी बड़ी जरूरत है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑफरिंग बाय जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते में कौन से डिसेबिलिटी राइट्स के नए जजमेंट इंडियन कोर्ट्स ने डिलीवर किए हैं। पिछले हफ्ते में 4 नए जजमेंट्स आए हैं जिनसे मैं आपको वाकिफ करना चाहूंगा। 2 इनमें से जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, एक झारखंड हाई कोर्ट का है और एक कर्नाटका हाई कोर्ट का है। एक तरीके से देखा जाए तो 4 ही केसेस में जो डिसेबल्ड इंसान है वो केस हार गया है। बट एट द सेम टाइम देयर आर वैल्यूएबल लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दीज केसेस इन टर्म्स ऑफ बोथ हाउ टू advocate for people with disabilities and also on the position on the direction which the law is headed in. तो पहले मैं बताता हूँ जो 2 केसेस हैं जो सेक्शन 47 से रिलेटेड है 1995 एक्ट के। इसमें एक केस है माझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक बंदा एक कांस्टेबल की तरह काम किया कर रहा था in a paramilitary force, and one fine day he woke up in the morning and he shot 11 rounds of AK-47 firing. He started engaging in, right? And his colleagues then found out about it and they then detained him. Ultimately he was charge sheeted. उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई। उसमें उसने ये बोला कि मैं मेंटली इल था जब मैंने ये किया, इस वजह से मुझे इस चीज के लिए गिल्टी नहीं ठहराना चाहिए। डिसिप्लिनरी ऑफिसर ने उसको गिल्टी ठहराया, इंक्वायरी ऑफिसर ने, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर दे दिया। और वही जब एपेलेट लेवल पे गया तो उन्होंने रिमूवल को मॉडिफाई करते हुए कंपलसरी रिटायरमेंट बोल दिया। तो ये एक पोजीशन है और उस बंदे ने फिर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसने ये ग्राउंड लिया कि सेक्शन 47 जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट का 95, बिकॉज ये जब इवेंट्स हुए तब 95 एक्ट ऑपरेट हुआ करता था। वो ये कहता है कि कोई भी इंसान सर्विस में डिसेबल्ड हो जाए तो आप उसको हटा नहीं सकते, उसका रैंक नहीं कम कर सकते, आपको उसको अल्टरनेटिव पोस्टिंग देनी होगी या सुपरन्यूमररी पोस्ट उसके लिए क्रिएट करनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन की इस केस में अप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उसको डिसेबिलिटी सर्विस के दौरान हुई थी और या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसके अगेंस्ट उसके डिसेबिलिटी के बेसिस पे। उन्होंने कहा कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 47 इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो एक प्रॉपर तरीका नहीं है और उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उसने रिकॉर्ड पे नहीं लाया है। तो इस वजह से उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया और उसका कंपलसरी रिटायरमेंट को अपहोल्ड किया। इसमें एक चीज जरूर है, बाकी तो कोर्ट की रीजनिंग ठीक है, मगर तो रविंद्र धरेवाल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें कहा गया है कि जो वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स आप एबल बॉडी लोगों पे लगाते हो वो जिस किसी को मेंटल इलनेस है उस पर नहीं लगा सकते। और इस वजह से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में उस बंदे को अलाउ किया था सर्विस में कंटिन्यू करना फायर आर्म्स के बिना, वो ना झारखंड हाई कोर्ट के सामने साइट की गई, ना उन्होंने उस जजमेंट से डील किया है। दूसरा जो केस है वो है LK श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ KSRTC, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये केस में एक बंदा ड्राइवर था
उसने कहा कि उसको भी सर्विस से हटा दिया गया था बिकॉज उसको बैक एक वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, और उसने भी सेक्शन 47 की आर्ग्यूमेंट लेने की कोशिश की, बट डायरेक्ट हाई कोर्ट के लेवल पे की उसने। बट कोर्ट ने कहा कि आपने कोई भी उनको बताया नहीं कभी भी कि आपको डिसेबिलिटी है, और आपने ये नहीं कहा कि आपको लाइटर ड्यूटीज दी जाएं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया आपको देने से और फिर हटाया गया आपको, तो इस वजह से उन्होंने सेक्शन 47 को नहीं लागू किया इस केस में भी। अब आते हैं 2 जजमेंट पे दिल्ली हाई कोर्ट के। एक जजमेंट है आनंद कुमार दहिया वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये केस है जिसमें एक बंदा SBI में काम करता है, ब्लाइंड है 100%. He argued that the bank was discriminating against him. He said that they made him work during COVID-19 and while everybody was allowed to work from home, he also worked from home, but they did not record his attendance. Secondly, he says that the HRMS portal is inaccessible. Thirdly, he says that he is being subjected to repeated transfers and that he is not being given promotion also in accordance with what RPWD Act requires. अब ये केस हमको ये दिखाता है कि सिर्फ बोलने से बात बन नहीं जाती, आपको हर अपनी आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना रहता है एविडेंस के बेसिस पे। जैसे कि जो पहली आर्ग्यूमेंट है, इसमें कोर्ट ने कहा कि यस वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे। आपने कोई भी एविडेंस नहीं लाया ये दिखाते हुए कि आपने क्या काम किया, आपको उसका कोई एक्नॉलेजमेंट मिला, कोई फीडबैक मिला, इस चीज पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं लाया, तो फिर किस बेसिस पे हम रीराइट कर सकते हैं अटेंडेंस रिकॉर्ड। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप HRMS पोर्टल की एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो, कि मैंने कुछ बिल्स वगैरह सबमिट करने की कोशिश की बट वो उनको नहीं मिल पाए क्योंकि पोर्टल इनएक्सेसिबल है। तो कोर्ट ने कहा कि आपने उनके कभी इस बारे में कुछ लिखा नहीं, आपने कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं मांगा। ये बात है, कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल अकोमोडेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो देना ही होगा, बट आपको भी उनको लिखना होगा। अगर आप कुछ बेसिस बनाओगे, फिर अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो फिर उसको हम रिट में टिकअप करेंगे कि आपने ये चीज करने की कोशिश की HRMS पे जो आप नहीं कर पाए। ट्रांसफर और प्रमोशन में भी कोर्ट ने कहा कि आप बस ऐसे वेगली बोल रहे हो कि आपको अननेसेसरली ट्रांसफर किया जा रहा है, बट कब किया गया, कहाँ से कहाँ किया गया, उस बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, एज ऑल्सो ऑन द प्रमोशन इशू। तो इसलिए ये एक हाफ बेक्ड केस था और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और जो चौथा केस है विच इज रंजन रिबेलो का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का है वो ऐसा केस था जिसमें एक विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए उन लोगों ने पोस्ट एडवर्टाइज की थी, ये लैंग्वेज यूज की गई है जजमेंट में, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की थी। बट अल्टीमेटली उन्होंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया वो पोस्ट में, और ये लिखा कि वो वैकेंसी अनफिल्ड रह के चली गई। फिर इस कैंडिडेट ने उसको चैलेंज किया ये बोलते हुए कि आप लोगों ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। आपने जब आपने रिटन टेस्ट किया या इंटरव्यू किया उस टाइम पे आपने कंबाइंड मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज की, ये दिखाते हुए कि किस कैंडिडेट के क्या मार्क्स हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आप ये कैसे बोल सकते हो कि कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो कोर्ट ने कहा कि मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करना ये आवश्यक नहीं है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट करना, और सो लॉन्ग एज उनको कोई नहीं मिला जो कट ऑफ के ऊपर है, तो इसलिए उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। दिस मे नॉट बी इंटायरली करेक्ट बिकॉज सेपरेट कट ऑफ डिक्लेयर करने का मैंडेट है। अभी जो जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी वाले, उसमें एट ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो ये सेपरेट मेरिट लिस्ट तो होना जरूरी है। मगर ये केस ना उनके सामने साइट किया गया ना, उसमें ना इस केस को उन्होंने डील किया है इन द जजमेंट। तो जो रेलेवेंट जजमेंट्स है वो भी कोर्ट के सामने रखना एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन जाती है। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस हेल्पफुल। प्लीज डू कॉल अस Thursday to Thursday between 5:30 to 6:30 p.m. in case you have any queries. My number is 9890281068 and Mr. Amar Jain's number is 9892622230. Thank you. दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट के नए मानक लागू। AI सुलभता पर भारत की पहल विश्व को दिशा देने की तैयारी।
रेलवे बोर्ड का एक अहम फैसला, दिव्यांग यात्रियों के सहायक का नाम अब रियायती टिकट पर बदलेगा। सुनेंगे यूपी बजट पर एक रिपोर्ट, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी। भारत में आ गई दिव्यांगता और समावेशन पर पत्रकारिता फेलोशिप। सुनेंगे डिटेल्स, द जर्नलिज्म फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में। दिव्यांग तैराक श्री लोहिया ने न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से दिल्ली में की भेंट। गाजीपुर में रहस्यमयी बीमारी से दर्जनों बच्चे प्रभावित, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार। जौनपुर में घटी दिल दहला देने वाली घटना, दिव्यांग कोटा पाने के लिए युवक ने खुद काटा पैर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू का दिव्यांग युवक मुंबई में हुआ लापता, 31 दिनों में पुलिस ने सुरक्षित पहुंचाया घर। कटिहार में दिव्यांग दुल्हन की दहेज के लिए हत्या, ससुर गिरफ्तार।